वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनालॉजी का एक्सरसाइज के जो हमारा पार्ट चल रहा था उसके अंदर हम लोग आज पार्ट 5 करने वाले हैं, पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में सादृश्यता भी कहते हैं। ठीक है, एनालॉजी कह लीजिए या सादृश्यता कह लीजिए, एक ही बात है। ये अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं जो कि ये हमारा भाग 5 की ओर जा रहा है, भाग 5 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले तो भाई हम लोगों को सादृश्यता समझनी है, एनालॉजी समझनी है कि आखिरकार बेसिकली ये एनालॉजी होती क्या है। फिर इसके कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे हम चीजें देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे हमें क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन जब कभी भी हम लोग करेंगे उससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, इसलिए हम इसको हमेशा यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर मैं एनालॉजी के प्रकारों की बात करूं, उसके टाइप्स की बात करूं, तो बेसिकली 4 तरीके की एनालॉजी होती है। पहली एनालॉजी है आपकी वर्ड एनालॉजी। इसको आप वर्ड भी कह सकते हैं और वर्ल्ड भी कह सकते हैं, WORLD मतलब संसार वाली। ठीक है, अभी बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इसके बाद अल्फाबेट एनालॉजी भी आ जाती है इसके अंदर। अल्फाबेट एनालॉजी के बाद नंबर एनालॉजी आ जाता है और नंबर एनालॉजी के बाद में लास्ट में लेटर नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं। अल्फाबेट अलग पढ़ना है, नंबर अलग पढ़ना है, इन दोनों को मिलाकर के कंबाइंड करके तैयार किया गया है लेटर नंबर एनालॉजी को। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 तरीके की एनालॉजीज को हम लोगों को इसके क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करूं तो भाई एनालॉजी बेसिकली है क्या। एनालॉजी कह लीजिए, सिमिलैरिटी कह लीजिए, रिजेम्बलेंस कह लीजिए, तीनों चीजें एक ही होती हैं। अब होता क्या है बेसिकली, पहले हमको ये समझना है। इसमें होता ये है कि जैसे एनालॉजी के अंदर कोई भी आपको 2 वर्ड्स दिए जाते हैं, मतलब पहले एक वर्ड दिया जाएगा और उससे मिलाकर के कोई दूसरा वर्ड तैयार हो रहा होगा। ठीक है, और जो भी तैयार हो रहा होगा उसी रूल को उठा करके तीसरे वर्ड के अंदर हमें लगा देना है, जिससे हमें चौथा वर्ड मिल जाएगा। टोटल 4 तरीके के वर्ड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट का रिलेशन जो सेकंड से होगा वही रिलेशन थर्ड का फोर्थ से बनेगा। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप इनके बीच में कोई भी हो सकती है। तो यहां से एक बेसिक चीज हमें ये समझ में आती है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एलिमेंट्स। तत्वों के जोड़े के बीच संबंध की पहचान करें सबसे पहले तो, क्या उनके बीच में आखिरकार रिलेशन क्या है, और जो भी रिलेशन निकल के आता है उसको उठा करके अन्य जोड़ों को पूरा कर देंगे, हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो वहां से हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। तो कुछ ये तरीका रहता है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को के तौर पे चीजों को करने का। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशनशिप फाइंड करना है और फिर उठा करके जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस पर उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया यहां से। अब ये जो रिलेशनशिप होती है ये काफी तरीके की होती है, वो रिलेशनशिप को हमें समझना है। जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर वर्ड एनालॉजी की बात करूं तो वर्ड एनालॉजी के अंदर टोटल 7 तरीके की एनालॉजी आपके सामने देखने को आपको मिलेगी। एनॉलगियस पेयर कॉम्प्लीशन, जिसे हम लोग कहते हैं अनुरूप जोड़ी पूर्णता, अनुरूप जोड़ी चयन, समान शब्द चयन, सादृश्यता पहचान, बहु शब्द सादृश्य, दोहरा सादृश्य और अक्षरों का चयन करके सादृश्य। इस तरीके से अलग अलग 7 तरीके की हमें वर्ड एनालॉजी के अंदर या वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने के लिए, शब्द सादृश्य के क्वेश्चन को करने के लिए हमने 7 जगह पर इसका क्या किया है, टाइप्स में डिवाइड किया है इसको। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं बात करता हूं रिलेशंस की, तो वो रिलेशन सीखना हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहला रिलेशन यहाँ पर आ रहा है समानार्थी शब्द का। समानार्थी शब्द का मतलब हो गया सिनोनिम वर्ड। जो भी वर्ड आपको दिया हुआ है उसके जैसा सेम आपको रिलेशन देखना होगा कि इसके जैसा सेम रिलेशन किसके अंदर बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे दयालु, परोपकारी, अपहरण करना, अगवा करना, ये लगभग जो है रिक्त होना, खाली होना, ये लगभग समानार्थी वर्ड है। समान प्लस अर्थी मतलब इनके समान अर्थ निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से समानार्थी के बाद आ जाता है विलोम शब्द। अब विलोम क्या है, विलोम का मतलब हो गया कि जो भी आपको वर्ड दिया है उसका अपोजिट, क्या ये था तो उसका अपोजिट क्या है। जैसे गहरा तो उसका अपोजिट हो गया उथला, सूचना किसी के ऊपर सूचना करना, नजरअंदाज करना, सुस्ती, सतर्कता, ये जस्ट सारे के सारे विलोम हो गए, मतलब एंटोनिम्स हो गए, अपोजिट हो गए। ठीक है, इसके बाद अगला आता है देश और महाद्वीप।
अब देश और महाद्वीप क्या है, कंट्री और कॉन्टिनेंट का रिलेशन आ जाता है। कौन सा देश है और किस महाद्वीप में आ रहा है। भारत है एशिया में, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, कनाडा, उत्तरी अमेरिका। इस तरीके से आपके देश और महाद्वीप के रिलेशन काफी बार आ जाते हैं। अगले की मैं बात करूं तो देश और राजधानियों के रिलेशन काफी बार आ जाते हैं। देश दिया है, उसकी राजधानी क्या है, इस देश की ये राजधानी, जापान की टोक्यो, नेपाल की काठमांडू, इटली की रोम, रूस की मॉस्को, किसी का भी। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर बार यही क्वेश्चन में आए, ये कुछ एग्जाम्पल बस आपको दिए गए हैं कि इस तरीके के रिलेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करूं तो राज्य और राजधानी के संबंध आ जाता है कि ये राज्य दिया हुआ है, इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, कोई भी राज्य दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है, ओडिशा भुवनेश्वर, गुजरात गांधीनगर, सिक्किम गैंगटॉक, सभी की कोई ना कोई राजधानियां दी हैं, वो हम लोगों को यहाँ पर सीख लेना है। देश और मुद्रा, अमेरिका है डॉलर, ग्रीस यूरो, थाईलैंड बाहत, म्यांमार कयात, सबके अलग अलग आपको ये भी दिए हुए हैं। ठीक है, कि किसका कौन सा करेंसी, किस देश के अंदर कौन सी करेंसी चल रही है, मुद्रा क्या है। ठीक है, इसके बाद अगला दिया हुआ देश और संसद, मतलब कंट्री और उसका पार्लियामेंट। ठीक है, कौन सा देश है, उसके अंदर कौन सी उसको संसद को नाम क्या बोला जाता है। जैसे भारत के अंदर तो संसद ही कहते हैं, ईरान के अंदर मजलिस कहते हैं, रूस के अंदर ड्यूमा कहते हैं, अमेरिका के अंदर कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो संसद के नाम भी काफी बार ये पूछ लेते हैं। इसके बाद देश और नदी, इस देश के अंदर ये नदी बहती है, तो इस देश के अंदर कौन सी नदी बहती है, एक की दी जाएगी, दूसरे की पूछ ली जाएगी। जैसे भारत में गंगा है, चीन में होंगो है, ब्रिटेन में थैम्स है, ऑस्ट्रिया के अंदर डेन्यूब है, तो ये सबकी अलग अलग आपसे पूछ सकता है। जानवर और उनके बच्चे, मतलब एनिमल और उनके यंग वंस, ये एनिमल है तो इसके यंग वन क्या होगा, मतलब उनके बच्चे को क्या बोला जाएगा। कैट है, किटिन बोलते हैं, बिल्ली बिलौटा जिसे हम कहते हैं, बारहसिंगा हिरन का बच्चा, बाघ शावक, भेड़ मेमना, ऐसे सबके आपको अलग अलग जानवर और उनके बच्चों के नाम भी दिए हुए हैं। इसके बाद जानवर या फिर चीजें और उनके रखने का स्थान, कोई भी जानवर दिया है या कोई थिंग्स है, उसको रखने की जगह कहां पर है। जैसे पक्षी है, पक्षीशाला में देखने को मिलेगा, फिश है एक्वेरियम में देखने को मिलती है, मछली घर के अंदर, मधुमक्खियां मधुमक्खी पालन में देखने को मिलती हैं, जानवर चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। तो सबके ये आपको अलग अलग वो दिए हुए हैं, वेपन्स है, हथियार है, शास्त्रागार में या आर्मरी में रखे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाता है कि कौन सी चीज किस जगह पर कैप्ट करी जाती है, कौन सी चीज किस जगह पर रखी जाती है। इसके बाद अगला रिलेशन आ जाता है नर और मादा का, कि भाई मेल उसका ये है तो इसकी फीमेल को क्या बोला जाएगा। ठीक है, डॉग है, बिच है, ठीक है, घोड़ा है, घोड़ी है, शेर है, शेरनी है, बारहसिंगा हिरनी, सभी के आपको ये दिए हुए हैं कि इसका ये नर है तो इसकी मादा को क्या बोला जाएगा। इसके बाद कर्मी और उपकरण, कौन सा कर्मी है और उसका कौन सा उपकरण वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, मतलब वर्कर और उसके टूल का रिलेशन आ जाता है, कौन सा वर्कर किस टूल का यूज करता है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर बात करी जाए तो उत्पाद और कच्चा माल के बारे में आ जाता है। जैसे ये प्रोडक्ट है तो इसका रॉ मटेरियल क्या रहा होगा, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ तो इससे पहले का इसका रॉ मटेरियल क्या रहा होगा। ठीक है, ये आ जाता है। कर्मी और कार्यस्थल, वर्कर और वर्किंग प्लेस, ये वर्कर है तो ये किस जगह पर काम करेगा। शेफ है भाई, किचन में ही काम करेगा, रसोईया जो होता है रसोई में काम करेगा, खगोल शास्त्री वेधशाला के अंदर, वेटर रेस्टोरेंट के अंदर, वकील अदालत के अंदर काम करेगा। तो उसके वर्किंग प्लेस के बारे में, कौन सा वर्कर है और वो किस वर्किंग प्लेस पर काम करता है, इसके रिलेशन आ जाते हैं। मात्रा और इकाई, क्या भाई क्या क्वांटिटी है और उसकी यूनिट इकाई क्या है, उसको मात्रक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे रेजिस्टेंस है ओएचएम में होता है, प्रेशर पास्कल में, टेम्परेचर डिग्री में, एनर्जी जूल में, सबका आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी बार ये भी पूछ लेता है। आगे देखा जाए उपकरण और माप, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और उसको किस में मेजरमेंट किया जाता है। थर्मामीटर तापमान, एनीमोमीटर हवा से, सीस्मोग्राफ भूकंप के लिए, ऑडोमीटर गति के लिए, मतलब कौन सा उपकरण किस चीज को नापने में काम आता है, ये चीज आ गई। इसके बाद देखा जाए उपकरण और क्रिया, कौन सा टूल है और उससे क्या एक्शन हम लोग कर सकते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप है तो उससे बेसिकली हम लोग मैग्नीफाई कुछ ना कुछ बड़ा करने का काम करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से कोई छोटी चीज को बड़े देखने का काम करते हैं, शील्ड से हम लोग रक्षा करने का काम करते हैं, चम्मच से खिलाने का काम, फावड़े से खोदने का काम, सबके आपको दिए हुए हैं। इसके बाद अध्ययन और विषय, भाई स्टडी और किस चीज की स्टडी हो रही है। जैसे ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेटेड है, ऐसे ही पैलेंटोलॉजी फॉसिल से रिलेटेड है, कीट विज्ञान है कीड़े से रिलेटेड, मृदा विज्ञान मिट्टी से रिलेटेड,
हृदय विज्ञान हृदय से रिलेटेड और यकृत विज्ञान हो जाता है यकृत से रिलेटेड। तो कौन सा अध्ययन कर रहे हैं और किस विषय के बारे में कर रहे हैं, स्टडी एंड टॉपिक। इसके बाद दिया हुआ है इंडिविजुअल और ड्वेलिंग प्लेस, मतलब व्यक्ति और उसका निवास स्थान। कौन सा व्यक्ति है और वो किस जगह पर रहेगा। जैसे चूहा है बिल में रहता है, सैनिक है बैरक में रहता है, चील है घोंसले में, घोड़ा है अस्तबाल में, कुत्ता जो है वो कैनल में। सबके अपने अपने रहने की प्लेसेस हैं, ड्वेलिंग प्लेसेस है, निवास स्थान है। आगे इसी के अंदर बात करी जाए तो खेल और खेलने का स्थान, कौन सा खेल है और वो किस जगह पर खेला जाता है, प्लेस, ये भी काफी बार रिलेशन आ जाता है। क्रिकेट है भाई पिच पर हो रही है, टेनिस कोर्ट में, स्केटिंग रिंग में, कुश्ती अखाड़े में, मुक्केबाजी रिंग में, ठीक है, कबड्डी कोर्ट में हो रही है। सबके आपको अलग अलग दिए हुए हैं कि कौन सा खेल किस जगह पर खेला जा सकता है या किस जगह पर खेलते हैं। आगे खेल और खिलाड़ी, स्पोर्ट्स और उसका प्लेयर। खेल और खिलाड़ी का मतलब हो गया जैसे कौन सा खेल है और वो कौन सा खिलाड़ी उसके लिए मशहूर माना जाता है। अब टेनिस के लिए सानिया मिर्जा है, बैडमिंटन के लिए साइना नेहवाल है, हॉकी के लिए संदीप सिंह और क्रिकेट के लिए मिताली राज। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर आ जाए तो भाई क्रिकेट के लिए है, MS धोनी क्रिकेट के लिए है, विराट कोहली क्रिकेट के लिए। सबके आपको खेल और खिलाड़ी के बारे में भी काफी बार रिलेशन पूछ लेता है। हो सकता है क्रिकेट का दे करके हॉकी का पूछ ले, फुटबॉल का दे करके क्रिकेट का पूछ ले, किसी से भी किसी का पूछा जा सकता है। आगे दिया हुआ खेल और खेल की शर्तें या खेल की टर्मिनोलॉजीज। खेल में जो हम लोग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मैश मारना, बैडमिंटन और टेनिस के लिए ये शब्द यूज होता है, ठीक है। सभी के लिए पेनल्टी कॉर्नर, हॉकी के लिए काफी प्रचलित है ये, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा खेल है और उस खेल की शर्तें क्या हैं, ये काफी बार आ जाता है। इसके बाद खेल और कप या फिर ट्रॉफी, मतलब कौन सा स्पोर्ट्स है उसके लिए कौन सा कप है या कौन सी ट्रॉफी है उसके लिए। जैसे गोल्फ के लिए राइडर कप हो गया, फुटबॉल के लिए दुरंत कप, बैडमिंटन के लिए ऊबर कप, क्रिकेट के लिए दिलीप ट्रॉफी। जानवर और उनकी आवाजें, काफी बार साउंड्स पूछ लेता है कि भाई ये एनिमल है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरे किसी एनिमल का देकर के पूछ लेगा। शेर है दहाड़ता है, घोड़ा है हिन्नाता है, कुत्ता है भौंकता है, मेंढक टर्राना, उल्लू हूट करता है, ऐसे ही बतख जो होती है वो क्वैक क्वैक आवाज करती है, ठीक है। तो सबके साउंड्स आ जाते हैं काफी बार। इसके बाद देश और राष्ट्रीय खेल, कंट्री और उसका नेशनल गेम क्या है। भाई हर एक देश का कोई ना कोई नेशनल गेम है, ये भी पूछ लेता है। ब्रिटेन क्रिकेट, भारत हॉकी, USA बेसबॉल, जापान जूडो, चीन टेबल टेनिस, ब्राजील फुटबॉल, सबके आपको दिए हुए हैं कौन कौन से किसके राष्ट्रीय खेल हैं। आगे देश और राष्ट्रीय प्रतीक, कौन सा देश है उसका नेशनल एम्बलम क्या है। भाई हर एक देश का कोई ना कोई नेशनल एम्बलम होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, तो वो आ जाता है। जैसे भारत है सिंह स्तंभ है, UK है गुलाब है, कनाडा है सफेद लिली है, स्पेन है चील है, सभी के आपको दिए हुए हैं किस किस देश का कौन सा नेशनल एम्बलम होता है। आगे अगर इसी के अंदर इसी श्रृंखला में बात करूं तो और क्या क्या चीजें इसके अंदर पूछ लेता है वो भी देख लीजिए। वो क्या है, देखिए स्पोर्ट्स एंड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, खेल और कप से रिलेटेड। पुरस्कार संबंधित आ सकता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आ सकता है, इतिहास से आ सकता है, राजनीति से, कला और संस्कृति से, भूगोल से, सामाजिक तथ्य से, स्मारक से और प्रसिद्ध व्यक्तित्व से। इतनी सभी चीजों से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड कप्स, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल फैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड फेमस पर्सनैलिटीज, सभी के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपसे ये इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली जो मैंने शुरुआत में बोला था कि वर्ड को हम लोग वर्ल्ड एनालॉजी भी कह सकते हैं, तो वो कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर संसार की सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, सभी चीजें आपको यहाँ पर आ रही हैं। तो कोई भी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपसे वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी चीजें पूछी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं तो अगली आती है अल्फाबेट एनालॉजी। भाई अब यहाँ पर वर्ड एनालॉजी खत्म हुई, अब अगली आ रही है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी में क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, लेटर्स दिए होंगे, लेटर से कोई नए लेटर तैयार हो रहे होंगे। जैसे ABC दिया गया है, आगे दिया गया BCD, ठीक है। ABC दिया गया, फिर मान लीजिए आगे दे दिया गया ABC के बाद में DEF, और फिर उधर दे दिया MNO के बाद पूछा गया तो PQR हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो इसमें हो जाता है लेटर से रिलेटेड, ठीक है। नंबर एनालॉजी की मैं बात करूं
तो नंबर एनालॉजी को बेसिकली 4 जगह पर, भाई इसके अंदर नंबर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, कभी कभार स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, घन, ठीक है, वर्ग कर देते हैं। तो ये सारी चीजें संख्या सादृश्य के अंदर आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और 4 तरीके की बेसिकली होती है एनालॉजी, कौन सी वाली? नंबर एनालॉजी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो लेटर या फिर नंबर एनालॉजी की अगर बात करूं तो इसके अंदर दोनों मिक्स कर दिए जाते हैं। भाई लेटर आपने अलग पढ़ा, नंबर आपने अलग पढ़ा, इन दोनों को मिक्स करके पूछ लिया गया लेटर नंबर एनालॉजी। जैसे A1 पर आ रहा है, बी मान लीजिए A1 लिखा, B2 लिखा, C3 लिखा, अब चौथा पूछ लिया गया, तो जाहिर सी बात है D4 आएगा। क्यों? क्योंकि D अल्फाबेट हो गया और 4 नंबर पे आ रहा है, तो इस तरीके से। तो लेटर के अंदर हो गया सिर्फ लेटर एनालॉजी, नंबर के अंदर सिर्फ नंबर एनालॉजी, और लेटर और नंबर एनालॉजी के अंदर दोनों चीजें मिक्स करके आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आया है, आइए जरा बात करते हैं। बोला गया था कली, और कली के बाद लिखा था फूल। ऑप्शन दिए गए हैं मिट्टी कीचड़, पौधा पेड़, नदी ग्लेशियर, पक्षी पेड़। मतलब कली और फूल के बीच में जो भी रिलेशन है, अब ऐसा ही रिलेशन इन चारों ऑप्शंस में से किससे बन रहा है, ये आपको देखना है। बड फ्लावर दिया हुआ था, पूछा गया था सॉइल मड, प्लांट ट्री, रिवर ग्लेशियर और बर्ड ट्री, ठीक है। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके आंसर पर बात करते हैं जी। देखिए भाई कली फूल दिया हुआ था, अब आते हैं इसके आंसर पे, क्या दिया हुआ है इसके लिए एक्सप्लेनेशन। देखिए इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? भाई कली जो है वो फूल से बनके तैयार हुई, या ये भी कह सकते हैं बर्ड जो हुआ, जैसे ये पहले कली बनी और उससे बाद कली से क्या बन गया? फूल बन गया। बर्ड था, उससे क्या बन गया? फ्लावर्स बन गए। अब ऐसे ही पहले पौधा बनता है और पौधे से क्या बन के तैयार हो जाता है? वृक्ष बन के तैयार हो जाता है। तो इसलिए सैपलिंग ट्री इसके लिए बिल्कुल सही होगा, या फिर पौधा वृक्ष बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जैसा कली बढ़ती है और फूल बन जाता है, उसी प्रकार पौधा बढ़ता है और वृक्ष बन जाता है। As bud grows and becomes a flower, similarly sapling grows and becomes a tree. बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। विचार के आगे लिखा हुआ है मस्तिष्क। अब विचार और मस्तिष्क के बीच में जो भी रिलेशन है, ऐसा ही सेम रिलेशन कौन दर्शा रहा है? साहित्य लेखक, बादल महासागर, पैसा बैंक, ग्रह पृथ्वी। आइडियाज इज रिलेटेड टू ब्रेन इन द सेम वे। कौन से इनमें से चारों ऑप्शंस में से आपके लिए बिल्कुल सही इसका एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं? लिटरेचर ऑथर, क्लाउड्स ओशियन, मनी बैंक, प्लैनेट्स अर्थ, ठीक है। चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर आंसर पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए इसके लिए सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे? पैसा बैंक। भाई विचार जो होता है वो मस्तिष्क के अंदर आता है, ऐसा पैसा जो आता है वो बैंक के अंदर आता है। विचार मस्तिष्क में संग्रहित होते हैं, ऐसे ही पैसा जो होता है वो बैंक में संग्रहित होता है। आइडियाज इज कम इनटू द ब्रेन, सिमिलरली इन द सेम वे मनी इज कम टू द बैंक। आइडियाज आर स्टोर्ड इन द ब्रेन, ये भी कह सकते हैं आइडियाज ब्रेन के अंदर स्टोर्ड होते हैं। ऐसे ही मनी जो होता है वो बैंक के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है इसके लिए, सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, स्पष्टता के बाद दिया है स्पष्टवादी। स्पष्टता, स्पष्टतावादी, दोनों लगभग लगभग एक जैसे वर्ड हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। अब इसके जैसा सेम ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? उदय जागना, रोना हंसना, बीमारी मृत्यु, विश्राम गतिविधि। इधर अगर मैं बात करूं तो फ्रैंकनेस ब्लंट, ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं। अब ऑप्शंस दिए गए हैं राइज अवेक, वीप लाफ, सिकनेस डेथ, रेस्ट एक्टिविटी, ठीक है। करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी।
चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई ये था भाई स्पष्टता स्पष्टतावादी। अब इसके लिए उदय और जागना। देखिए स्पष्टता स्पष्टतावादी पर्यायवाची हो गए दोनों के दोनों, मतलब मैंने कहा था ना दोनों का वर्ड का मीनिंग लगभग एक जैसा है। इसी प्रकार उदय होना या किसी चीज के जागना, ये दोनों वर्ड्स जो हो जाते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसके लिए जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन रहेगा, परफेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रैंकनेस इज रिलेटेड टू ब्लंट इन द सेम वे राइज इज अवेकिंग टू अवेक। Frankness and blunt are synonyms, and so are rise and awake are also a synonyms. Synonyms का मतलब होता है एक जैसे या फिर पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्या प्यार नफरत। अब प्यार और नफरत जैसा और कौन है? ये प्यार और नफरत क्या साउंड कर रहा है? ये दोनों ही लगभग अपोजिट साउंड कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, जाना करना, पास कहां, ऊपर नीचे, आना जल्द। अगर यहां पर बात करूं तो लव हेट ये दिए हुए थे। अब इसके बाद में गो टू, नियर, वेयर, अप डाउन, कम सून। ठीक है, देखना है इसके जैसा सेम ऑप्शन कौन सा बन रहा है, वही इसके लिए सही जवाब होगा। ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई प्यार और नफरत एक दूसरे के विलोम शब्द हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ऐसे ही ऊपर और नीचे ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, जाना करना ये तो कोई अपोजिट नहीं है, पास कहां ये भी नहीं, आना जल्द ये भी कोई नहीं, ऊपर नीचे है ये जस्ट अपोजिट है। तो अप एंड डाउन एकदम अपोजिट है। एज लव एंड हेट आर एंटोनिम टू ईच अदर, सिमिलरली अप एंड डाउन आर एंटोनिम टू ईच अदर। ये भी दोनों एक दूसरे के एंटोनिम बनते हैं, ये दोनों एंटोनिम्स हैं। ठीक है, ये हो गया इसके लिए सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या झूठ बोलना और उसके बाद लिखा हुआ है ईमानदारी। झूठ बोलना ईमानदारी एक तरीके से अब अलग है। झूठ बोलना किसी चीज का और ईमानदारी दिखाना ये बिल्कुल एक तरीके से अपोजिट साउंड कर रहे हैं। अब ऐसा ही क्या है, सत्य सुंदरता, खेल भावना, धैर्य। खेल भावना के लिए दिया हुआ धैर्य, साहसी कायर और दुष्टता भ्रष्टता। इधर अगर मैं बात करूं तो मेंडेसिटी ऑनेस्टी दिया हुआ है। अब इसने सिमिलरली ऐसा कौन है, ट्रुथ ब्यूटी, स्पोर्ट्समैनशिप फोर्टाइट्यूड, कॉर्जियस क्रेविन या करेजियस क्रेविन और टर्पिट्यूड क्या दिया हुआ है, डिप्रेविटी। ठीक है, एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। जी चलो देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई झूठ बोलना ईमानदारी वे दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। झूठ बोलने का अर्थ है असत्यता, जो ईमानदारी के विपरीत है। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह कायर का अर्थ है कायर, जो साहसी का विलोम है। बिल्कुल सही बात है, तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम सही बैठता है। आइए इधर भी पढ़ते हैं। दे बोथ आर एंटोनिम ऑफ ईच अदर। मेंडिसिटी मींस अनट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस हो गया जब आप सत्यता दिखा रहे हैं, अनट्रूथफुलनेस हो गया जब आप सत्यता नहीं दिखा रहे हैं। विच इज द अपोजिट ऑफ ऑनेस्टी, जो ऑनेस्टी के जस्ट अपोजिट है। इन द सेम वे क्रेवन मींस कावर्ड, विच इज एंटोनिम ऑफ करेजियस। ठीक है, तो इसके लिए सही ऑप्शन जो बैठेगा वो सी ऑप्शन बैठेगा। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है सिक्स्थ नंबर, क्या स्पर्श धक्का। अब ये स्पर्श करना धक्का देना ये भी एक तरीके का अपोजिट साउंड करना। स्पर्श करना किसी को टच करना और पुश का मतलब धक्का मार देना। अब आते हैं ऑप्शंस पे, बोलना चिल्लाना, खाना पीना, अस्वीकार स्वीकार और दौड़ना चलना। इधर बात करें तो टच पुश,
टच का मतलब हो किसी चीज को टच करना, पुश का मतलब धक्का मार देना। स्पीक, शाउट, ईट, ड्रिंक, रिफ्यूज, एक्सेप्ट और रन, वॉक। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब जी। चलिए देखें एक बार, ये देखिए भाई, जैसे धक्का स्पर्श की उच्च तीव्रता है, ठीक है, धक्का जो हो गया वो स्पर्श करने की उच्च तीव्रता, किस चीज को आप स्पर्श कर रहे हैं और धक्का देने का मतलब बिल्कुल आपने हटा दिया। इसी प्रकार चिल्लाना जो है वो बोलने की उच्च तीव्रता है। चिल्लाना जो है वो बोलने की, पहले तो आपने बोलना शुरू किया और उसके बाद फिर आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो ये उसकी तीव्रता हो गई। टच पुश इज रिलेटेड टू स्पीक एंड शाउट। पहले आप स्पीक कर रहे थे और उसके बाद आपने शाउट करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। एज पुश इन हायर इंटेंसिटी ऑफ टच, सिमिलरली शाउट इज हायर इंटेंसिटी ऑफ स्पीक। बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 7th नंबर। क्या बोला गया? मनमौजी लिखा था और मनमौजी के आगे लिखा है विश्वसनीयता। मनमौजी होना और विश्वसनीयता। ऑप्शन दिए गए थे अनायास, पूर्वानुमेयता, दूसरा दिया था अविश्वसनीय, अमानवीय, फिर लिखा हुआ था दृढ़, व्यवहारिकता, फिर लिखा था मनमाना और मनमौजी। इधर अगर बात करी जाए तो कैप्रिशियस, रिलायबिलिटी, फिर उसके बाद दिया हुआ था एक्सटेम्परेनियस, प्रेडिक्टेबिलिटी, अनरिलायबल, इनह्यूमन, टेनेशियस, प्रैक्टिसलेटली, आर्बिट्रेरी और विमशियल। इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, इसके लिए अवधारणा 12.1.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। एक व्यक्ति जो मनमौजी है विश्वसनीयता खो देता है। भाई सीधी सी बात है, जो आदमी मनमौजी है ना वो विश्वसनीयता आपकी खो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मनमौजी, आपने उसको कोई काम बताया, किसी पर्सन को आपने कोई काम बताया, भैया ये काम कर देना, और वो है मनमौजी टाइप का आदमी, तो हो सकता है वो काम करे, हो सकता है ना भी करे। मन में आ गया तो कर दिया, ना मन में आया तो उससे ना भी करे। तो वहां पर कहीं ना कहीं विश्वसनीयता खो देता है वो व्यक्ति। आपने विश्वास के साथ उसको कोई काम दिया, उसने नहीं किया वो। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति दृढ़ है, दृढ़ संकल्प किसी ने कर रखा है, तो वह व्यावहारिकता को खो देता है। बिल्कुल सही बात है भाई, दृढ़ आपने संकल्प कर लिया, आप पढ़ने के प्रति आपने दृढ़ संकल्प कर लिया, मुझे आज हर तरीके से कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। तो अब वहां पर क्या होता है कि भाई अगर अब मान लीजिए ऐसे आपकी फैमिली में कोई शादी है, कोई और कोई कुछ और चीज है, कोई प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है आप उसको अवॉइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो वहां पर क्या है, आपकी व्यावहारिकता क्या हो रही है, खो देता है। अब आदमी तो ये सोचेगा कि आप आए नहीं उनके यहाँ पर, तो व्यावहारिकता यहाँ पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही चीज समझाई गई थी आपको, ठीक है। एज पर्सन हु इज कैप्रिशियस लूजेस रिलायबिलिटी, इन द सेम वे टेनेशियस इज लूजेस प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर, मेन जो डिफरेंस है वो दोनों के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8th नंबर। जल, ऑक्सीजन, ऑप्शंस दिए गए थे हीलियम, नाइट्रोजन, नमक, सोडियम, पेड़ पौधा, भोजन, भूख। वाटर के आगे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, इन द सेम वे हीलियम, नाइट्रोजन, सॉल्ट, सोडियम, ट्री, प्लांट और फूड, हंगर। करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, जल और ऑक्सीजन लिखा हुआ था, जल में ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से नमक में सोडियम होता है। नमक में क्या मिलता है आपको? सोडियम। वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन, इन द सेम वे सॉल्ट कंटेन्स सोडियम।
ठीक है, सॉल्ट के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, सोडियम देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसके लिए सॉल्ट सोडियम एकदम परफेक्ट है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, क्या गीता कुरान, भाई गीता और कुरान दोनों ही होली बुक्स हैं, ठीक है, हाँ गीता कुरान बाइबल ये सारी की सारी आपकी क्या है, होली बुक्स हैं। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, संतरा आम, मंदिर पूजा, अच्छा आदमी, सेना रक्षा। गीता कुरान, ऑरेंज मैंगो, टेम्पल वर्शिप, गुड मैन, आर्मी डिफेंस। ठीक है, चलिए देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब जी। चलिए देखें एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई गीता कुरान एक ही वर्ग के हैं, गीता और कुरान जो है ये एक ही वर्ग के दोनों होली बुक्स हैं, ठीक है, अर्थात धार्मिक पुस्तकें हैं। और संतरा और आम जो है ये भी एक ही वर्ग के हैं, अर्थात दोनों ही फल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पर लिखा गया है, गीता एंड कुरान बिलोंग्स टू द सेम क्लास, दैट इज रिलीजियस बुक, एंड ऑरेंज एंड मैंगो ऑल्सो बिलोंग टू द सेम क्लास, दैट इज फ्रूट्स। ये दोनों के दोनों फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑरेंज मैंगो या फिर संतरा आम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, देखिए पाप, और पाप के आगे लिखा हुआ है अपराध। ऑप्शंस दिए गए थे, मनुष्य जानवर, घर न्यायालय, नैतिकता वैधता, जूरी पुजारी। इधर बात करें सिन, जिसे हम लोग पाप बोलते हैं, क्राइम, सिन के आगे लिखा हुआ है क्राइम। अब ऐसा ही सेम एग्जांपल देखना है कौन सा होता है, मैन एनिमल, होम कोर्ट, मॉरलिटी, लेगलिटी या लीगलिटी, और उसके बाद ज्यूरी, प्रिस्ट। ये चीज है, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। ठीक है, चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखते हैं जी। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई पाप का संबंध जो है वो अपराध से है, उसी प्रकार नैतिकता का संबंध जो है वो कानूनीता से है। ठीक है, किससे है, कानूनीता से है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। सिन इज रिलेटेड टू अ क्राइम, इन द सेम वे मॉरलिटी इज रिलेटेड टू लीगलिटी। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही जवाब। ठीक है, देखिए कानूनीता कह लीजिए, वैधता कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो नैतिकता का संबंध कानूनीता से है, इसी तरीके से मॉरलिटी का संबंध लीगलिटी से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 11th नंबर, दूध क्रीम। ऑप्शंस दिए गए थे, कॉलेज छात्र, चीनी मीठा, मिट्टी कुम्हारगिरी, फल ग्लूकोज। मिल्क इज रिलेटेड टू क्रीम, इन द सेम वे college is related to student, sugar is related to sweet, clay is related to pottery, and fruits is related to glucose। क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, देखते हैं एक बार, करिए एक बार जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई क्रीम जो है वो दूध से बनाई जाती है, इसी प्रकार कुम्हारगिरी जो होते हैं मिट्टी से बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन एकदम सही। भाई मिल्क, क्रीम इज मेड अप ऑफ मिल्क, लाइकवाइज पोट्री इज मेड अप ऑफ क्ले। किससे बनाते हैं, क्ले से बना के तैयार करी जाती है पोट्री। कुछ भी घड़ा बनाना है, कोई मिट्टी की कोई भी चीज बनानी है, तो उसे हम लोग पोट्री जो हम बना के तैयार कर रहे हैं वो हम लोग क्ले से बनाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12th नंबर, क्या घृणा बल प्रयोग। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, नफरत प्यार से सहलाना, चिढ़ाना प्यार से सहलाना, क्रोधित विरोध,
अनिच्छुक मनाना। लोथ के लिए दिया गया था कॉर्शियन। डेटेस्ट कैरेसिंग। इरिटेट के लिए भी कैरेसिंग सेम दिया हुआ है। इरेट एंटोगोनिज्म। और रिल्यूटेंट के लिए दिया हुआ है पेरिशिशन। ठीक है, एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। जी, देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, घृणा और बल प्रयोग एक दूसरे से संबंधित है। किसी से घृणा करना या अपने बल का प्रयोग करके उसको हराना, ठीक है, ये लगभग एक दूसरे से संबंधित शब्द हैं। उसी प्रकार क्रोधित और विरोध जो होता है, ये भी एक दूसरे से संबंधित ही शब्द होते हैं। लोथ एंड कोर्शियन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे इरेट एंड एंटोगोनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13th नंबर। क्या खिलाड़ी का संबंध अगर टीम से है, मतलब खिलाड़ी और टीम लिखा हुआ है, तो ऐसा ही सेम क्या होना चाहिए? फूल गुलदस्ता, अंगूर दर्जन, बैंड संगीतकार, कक्षा छात्र। प्लेयर्स इज रिलेटेड टू टीम इन द सेम वे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? फ्लावर्स बकेट, ग्रेप्स डजन्स, बैंड म्यूजिशियन या क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर पर बात करते हैं। जी, चलिए देखें। देखिए, जैसे खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है, उसी प्रकार फूलों के समूह को हम लोग गुलदस्ता कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट आंसर। प्लेयर्स रिलेटेड टू टीम, as group of players is known as team, similarly group of flowers is also known as bucket। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंपायर के आगे लिखा हुआ है खेल, तो इस तरीके से सेम ऑप्शन कौन सा बनना चाहिए? विलक्षण प्रतिभा, आश्चर्य, रसोइया भोज, विधायक चुनाव, मध्यस्थ बहस। अंपायर को अगर रिलेट किया गया है गेम्स के साथ में, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही बैठता है? प्रोडिगी वंडर, शेफ बैंकेट, लेजिस्लेटर इलेक्शन, मॉडरेटर डिबेट। ठीक है, देखिए एक बार क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब। जी, चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, एक बात समझिए, अंपायर एक खेल में होता है, उसी तरह विधायक जो होता है ना, वो एक चुनाव में होता है। ठीक है, लेजिस्लेटर किसके लिए? इलेक्शन के लिए। अंपायर इज इन अ गेम, इन द सेम वे लेजिस्लेटर इज इन अ इलेक्शन। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। उड़ना चलना, अब ऐसा ही सेम देखना है क्या होना चाहिए? बैठना सोना, भूनना सेकना, आकाश पृथ्वी, पायलट कप्तान। फ्लाई इज रिलेटेड टू वॉक, अगर फ्लाई का संबंध वॉक से है, तो इस तरीके से सेम ऑप्शन कौन सा बनना चाहिए? सिट स्लीप, रोस्ट बेक, स्काई अर्थ, पायलट कैप्टन। ठीक है, करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन को देखते हैं। जी, चलिए ये देखिए भाई, आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे उड़ना और चलना। आकाश और पृथ्वी क्या हो गया? आकाश और पृथ्वी का मतलब हो गया, एक हो गया ऊपर, एक हो गया नीचे।
ऐसे ही उड़ना हो गया ऊपर और चलना हो गया नीचे, जस्ट उल्टा हो गया। ऐसे यहां लिखा गया है, स्काई एंड अर्थ आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे मैनर एज फ्लाई एंड वॉक। भाई फ्लाई और वॉक भी कुछ इसी तरीके से रिलेशन बनते हैं जैसा स्काई का संबंध अर्थ के साथ में। ठीक है, मतलब दोनों बिल्कुल एक दूसरे से एकदम अपोजिट, एकदम दूर दूर। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर। मिमियाना, चिल्लाना और बड़बड़ाना, ये तीन लिखे हुए हैं। अब ये तीनों चीजें क्या हैं ये आपको देखना। क्वेश्चन का थोड़ा सा यहां पर पैटर्न चेंज किया गया है। मिमियाना, चिल्लाना और बड़बड़ाना, ये तीनों चीजें क्या है? गुर्राना, कूदना, फंसना या बतख। ब्लीट, हाउल एंड गिबर, ये तीनों चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? ग्रंट, लीप, स्टक या डक। क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब? देखें, चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, मिमियाना और चिल्लाना, बड़बड़ाना, ये सभी जानवरों द्वारा उत्पन्न एक क्या होती हैं? ध्वनि होती है। ठीक है, तो इसके जैसा एक और क्या होना चाहिए? गुर्राना, ग्रंट करना। ठीक है, तो ब्लीट, हाउल, गिबर और ग्रंट ऑल आर द साउंड्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल्स। ये सारे के सारे एनिमल्स द्वारा साउंड क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17th नंबर। लोहा, तांबा, जास्ता, अब इसके लिए आगे क्या होना चाहिए? सेरेमिक, कार्बन, चांदी, कोक। आयरन, कॉपर, जिंक ये दिया हुआ था, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सेरेमिक, कार्बन, सिल्वर, कोक। देखिए एक बार, फिर उसके बाद इसके आंसर पर बात करते हैं जी। चलिए भाई सिंपल सी बात है, लोहा, तांबा, जास्ता ये सभी जो है वो क्या है? धातु है। तो अगली भी धातु ही आ जाएगी, तो इसका मतलब सी जो है वो चांदी, चांदी भी धातु हो गई। तो लोहा, तांबा, जास्ता और चांदी ये सब धातुएं हो गई। इसी प्रकार से आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? मेटल्स हो जाते हैं। क्या है? ये सारे मेटल्स हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी मुलाकात होती है आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।